एक वीडियो गेम में एक एआई कैरेक्टर अपने दुश्मन से आगे निकलने के बजाय अचानक उससे दूर भागने लगता है और जानबूझकर अपना नुकसान करवाता है और फिर भी आखिर में गेम जीत जाता है। राइट। देखने में ना ये बिल्कुल किसी प्रोग्रामिंग ग्लिच या बग जैसा लगता है। हाँ, मतलब लोग अक्सर यही सोचते हैं कि गेम टूट गया है। राइट। पर असल में ये एक डीपली कैलकुलेटेड मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। जो मिलीसेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट की गई है। बिल्कुल। जो एल्गोरिथम्स इन सिस्टम्स को चलाते हैं उनकी डेप्थ किसी आम इंसानी सोच से बहुत अलग और सच कहूं तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। एग्जैक्टली। हम अक्सर सोचते हैं कि एआई के पास कोई इंट्यूशन है या कोई जादू है, लेकिन बैकग्राउंड में सिर्फ प्योर मैथ और लॉजिक काम कर रहा होता है। मैथ और लॉजिक, हाँ। ये सर्च एल्गोरिथम्स दरअसल एक तरह के रूल्स और पैरामीटर्स हैं जो किसी भी एआई एजेंट को बताते हैं कि लाखों करोड़ों रास्तों में से सबसे सही रास्ता कैसे चुना जाए, वो भी पलक झपकते ही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण यानी अपने इस डीप डाइव में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्च एल्गोरिथम्स पर आधारित कुछ बहुत ही सॉलिड रिसर्च पेपर्स और टेक्निकल केस स्टडीज है। अच्छा कलेक्शन है आज का। हाँ, और जो लोग टेक से जुड़े हैं उन्हें ए स्टार या मिनीमैक्स का बेसिक आइडिया तो जरूर होगा। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ना नहीं है। सही बात है। आज हम कोड की लाइन से बाहर निकलकर ये देखेंगे कि ये एल्गोरिदम्स गेम डिजाइन और नेटवर्क राउटिंग जैसी कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में आखिर डिसीजन लेते कैसे हैं, इनके पीछे की प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें बेसिक मूवमेंट को समझना होगा। बेसिक नेविगेशन, राइट? ना, नेविगेशन। अगर किसी एआई एजेंट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो सबसे पहली जरूरत एक रास्ता ढूंढने की होती है। इसे कंप्यूटर साइंस की भाषा में हम पाथ फाइंडिंग कहते हैं। और किसी भी गेम इंजन में, चाहे वो कोई नया ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम हो या कोई बेसिक ग्रिड गेम हो, जब भी कोई कैरेक्टर मूव करता है तो उसे अपने एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। बिल्कुल, डायनामिकली समझना पड़ता है। राइट। दीवारों के बीच से निकलना या ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना, ये सब एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और यहीं पर ए स्टार एल्गोरिदम का जादू शुरू होता है, जिसे लिखने में ए और उसके आगे एक एस्टेरिस्क सिंबल लगाया जाता है। इस एल्गोरिदम को 1968 में पीटर हार्ट और उनकी टीम ने डेवलप किया था। 1968 में? मतलब ये काफी पुराना फाउंडेशन है। हाँ, बहुत पुराना। पर इसकी अहमियत समझने के लिए हमें इसके पिछले वर्जन यानी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को देखना होगा। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पाथ फाइंडिंग तो करता था, लेकिन वो आंख बंद करके हर दिशा में पानी की तरह बहता था। पानी की तरह? अच्छा, वो हर डायरेक्शन चेक करता था। एग्जैक्टली। वो हर पॉसिबल रास्ते को चेक करता था जब तक मंजिल ना मिल जाए। ये तरीका एक्यूरेट जरूर था, पर बहुत ज्यादा स्लो और कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव था। टाइम बहुत लगता होगा। बिल्कुल। लेकिन ए स्टार एल्गोरिथम पानी की तरह बहने के बजाय एक लेजर की तरह सीधा मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये लेजर जैसी प्रिसिजन आती कहाँ से है? मतलब ए स्टार एल्गोरिथम को पहले से कैसे पता होता है कि मंजिल किस तरफ है? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये एल्गोरिथम मूवमेंट के हर कदम पर एक सिंपल पर बहुत ही पावरफुल इक्वेशन को कैलकुलेट करता है। वो इक्वेशन है f ऑफ n इक्वल्स g ऑफ n प्लस h ऑफ n। ओके, थोड़ा मैथ आ गया। थोड़ा सा बस। यहाँ n का मतलब है वो करंट लोकेशन जहाँ AI अभी खड़ा है। अब इस फॉर्मूला को अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें जो gn है वो एक्चुअल कॉस्ट है, यानी वहां तक पहुंचने का खर्चा। हाँ, यानी शुरुआती पॉइंट से लेकर उस करंट पॉइंट तक पहुंचने में कितना खर्चा या दूरी तय हो चुकी है। और जो hn है वो एक ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट है। एस्टिमेट मतलब एक अनुमान। राइट। उस करंट पॉइंट से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का अनुमानित खर्चा। AI इन दोनों वैल्यूज को जोड़कर FN निकालता है और हर कदम पर वो अपने आसपास के सभी पॉसिबल रास्तों का FN चेक करता है और हमेशा उस रास्ते पर आगे बढ़ता है जिसका FN सबसे कम हो। इस मैकेनिज्म को मैं थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए मैं अपनी कार से किसी नई सिटी में ड्राइव कर रही हूँ। अच्छा, मुझे एक स्पेसिफिक एड्रेस पर पहुंचना है। अब इस सफर में जो GN है वो मेरी एक्चुअल एफर्ट्स हैं, यानी वो फ्यूल, वक्त और डिस्टेंस जो मैं ट्रैफिक में अभी तक ऑलरेडी खर्च कर चुकी हूँ। बिल्कुल, परफेक्ट। ये मुझे रियलिटी से जोड़ कर रखता है। दूसरी तरफ जो HN है वो मेरे फोन में चल रहा GPS है। हाँ, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दिखाता है। राइट।
वो बता रहा है कि मेरी मंजिल यहाँ से सीधी लाइन में कितनी दूर है। एक तरह से जीएन एक एंकर की तरह काम करता है जो पास्ट एफर्ट्स को काउंट करता है, और एचएन एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो मुझे मंजिल की तरफ खींचता है। ये एनालॉजी ना इन दोनों वेरिएबल्स के बैलेंस को बिल्कुल सही तरह से पकड़ती है। पर देखिए, इस प्रोसेस में एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है जिसे ओपन लिस्ट या फ्रंटियर कहते हैं। फ्रंटियर ये क्या करता है? जब ए स्टार किसी रास्ते पर आगे बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो पुराने रास्तों को भूल जाता है, वो उन्हें इस फ्रंटियर में सेव करके रखता है। अच्छा, बैकअप के लिए। हाँ, अब मान लीजिए सामने एक ऐसी दीवार आ गई जिसका पहले अंदाजा नहीं था। जैसे ही एआई दीवार से टकराता है, उस रास्ते का जीएन अचानक बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अब वहां से आगे तो जा नहीं सकते, कॉस्ट हाई हो गई। एग्जैक्टली। तो एआई तुरंत अपनी ओपन लिस्ट में देखता है और कहता है, ओह रुको, एक और रास्ता था जिसका एफएन अब इस दीवार वाले रास्ते से कम लग रहा है, और वो तुरंत वहां बैक ट्रैक कर लेता है। वाह, ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसे इतना एफिशिएंट बनाती है। पर इस सब में एचएन यानी उस अंदाजे या ह्यूरिस्टिक का तो बहुत बड़ा रोल हुआ ना। सबसे बड़ा रोल उसी का है। अगर अंदाजा ही गलत हो जाए तो पूरा पाथ फाइंडिंग प्रोसेस बिगड़ जाएगा, मेरा मानना है। एकदम सही पॉइंट पर आई हैं आप। ए स्टार एल्गोरिदम तभी मैथमेटिकली परफेक्ट और ऑप्टिमल पाथ्स दे सकता है जब उसका अनुमान यानी ह्यूरिस्टिक फंक्शन प्रॉपर रूल्स फॉलो करे। और वो रूल्स क्या होते हैं? एक अच्छे ह्यूरिस्टिक की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, इसे हमेशा एडमिसिबल होना जरूरी है। एडमिसिबल मतलब? एडमिसिबल का सीधा सा मतलब है कि ह्यूरिस्टिक कभी भी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उसको हमेशा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा अंडर एस्टिमेट करना बेहतर है। हाँ, अगर जीपीएस कहे कि मंजिल यहां से 15 किलोमीटर दूर है, जबकि असल में एक शॉर्टकट से वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हो, तो एआई घबराकर कोई बहुत लंबा दूसरा रास्ता चुन लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये करंट रास्ता बहुत एक्सपेंसिव है। समझ गई। और दूसरी प्रॉपर्टी? दूसरी प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर अनुमान में अचानक से कोई इलॉजिकल और बड़ा जंप नहीं आना चाहिए। स्मूथ ट्रांजिशंस होने चाहिए। और मैं सोर्सेज में पढ़ रही थी कि इस अनुमान को लगाने के मैथमेटिकल तरीके भी एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं। हाँ, ज्योमेट्री के आधार पर ह्यूरिस्टिक्स बदलते हैं। जैसे अलग अलग ग्रिड्स के लिए अलग कैलकुलेशंस होती है ना। बिल्कुल। अगर एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जो चेस बोर्ड की तरह स्क्वायर ग्रिड्स में बटी है, जहां मूवमेंट सिर्फ आगे, पीछे, दाएं और बाएं हो सकती है, यानी डायगनली नहीं जा सकते, तो वहां मैनहट्टन डिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, जो ग्रिड के ब्लॉक्स को गिनता है। राइट। लेकिन अगर किसी खुले 3D मैदान में एआई मूव कर रहा है, जहां किसी भी एंगल पर जाना मुमकिन है, तो वहां यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, जो कि दो पॉइंट्स के बीच की एक स्ट्रेट मैथमेटिकल लाइन होती है। अगर इस लॉजिक का एप्लीकेशन देखें तो गेम डिजाइन में एनपीसीज यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स का पाथ फाइंडिंग तो सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। हाँ। एक प्लेयर डायनामिकली मैप पर मूव कर रहा है और एआई दुश्मन लगातार अपना ए स्टार रिकैलकुलेट करके उसका पीछा कर रहे हैं बिना दीवारों से टकराए। लेकिन इस एल्गोरिदम की असली ताकत नेटवर्क रूटिंग में नजर आती है। वहां भी इसका यूज होता है ना? बहुत बड़े लेवल पर। टेलीकम्युनिकेशंस और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से पाथ फाइंडिंग पर ही निर्भर है। जब हम इंटरनेट पर एक वीडियो स्ट्रीम करते हैं या एक ईमेल भेजते हैं, तो वो डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है। हाँ, डेटा पैकेट्स। इन पैकेट्स को ओरिजिन सर्वर से निकलकर डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचना होता है, और बीच में हजारों राउटर्स का एक बहुत बड़ा जाल होता है। और इंटरनेट का ये जाल एक स्टैटिक वीडियो गेम मैप की तरह हमेशा सेम तो नहीं रहता ना? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। इंटरनेट का मैप हर सेकंड बदलता है। कभी एक राउटर पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कभी कोई सबमरीन केबल डाउन हो जाती है। फिर वहां ए स्टार कैसे काम करता है? यहाँ पर ए स्टार एल्गोरिदम एक मॉडिफाइड रूप में काम करता है। वो इन डेटा पैकेट्स के लिए मिली सेकेंड्स में एफएन कैलकुलेट करता है, और यहाँ कॉस्ट डिस्टेंस नहीं होती, बल्कि बैंडविड्थ और लेटेंसी होती है। ओह वाओ, तो कॉस्ट का मेट्रिक ही चेंज हो गया। एग्जैक्टली। ए स्टार लगातार नए रास्ते ढूंढता है ताकि डेटा नेटवर्क कंजेशन में ना फंसे। ये डायनामिक रिकैलकुलेशन हर वक्त बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिसके बिना हमारा मॉडर्न इंटरनेट लगभग रुक ही जाएगा। ए स्टार एक शांत सड़क पर या एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में तो बेहतरीन काम करता है, जहां कोई डिलिबरेटली रोकने वाला नहीं है।
वो सिर्फ मैथ के कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट लड़ रहा है। सही बात है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या होगा अगर मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कोई जानबूझकर ऑब्स्टिकल्स डाल रहा हो, अगर एनवायरनमेंट स्टैटिक ना होकर एक्टिवली हॉस्टाइल हो जाए? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये लिमिटेशन हमें एडवर्सरियल सर्च की दुनिया की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, जब सामने एक और माइंड हो, चाहे वो इंसान हो या दूसरा एआई एजेंट जो एक्टिवली आपको हराना चाहता है, तो सिर्फ अपना एफएन कैलकुलेट करके आगे बढ़ना लिटरली सुसाइडल हो सकता है। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में ओपोनेंट की चाल शामिल ही नहीं है। वहां पर ए स्टार फेल हो जाता है, क्योंकि सामने वाले की एक चाल आपके पूरे ऑप्टिमल रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। और यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिनिमैक्स एल्गोरिथम एंटर करता है। मिनिमैक्स, ओके। यह खास तौर पर उन एनवायरनमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें गेम थ्योरी में जीरो सम टू प्लेयर गेम्स कहा जाता है, जैसे कि चेस हो गया, चेकर्स या टिक टैक टो। जीरो सम का मतलब हुआ जहां रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हाँ, अगर एक खिलाड़ी पॉइंट जीतेगा तो दूसरे को पॉइंट खोना ही पड़ेगा। एक की जीत दूसरे की हार पर ही आधारित है। इस पूरे सिनारियो को एल्गोरिदम एक मैथमेटिकली पोलराइज्ड नजर से देखता है, राइट? मिनीमैक्स नाम खुद बता रहा है कि इसमें दो एक्सट्रीम गोल्स आपस में टकरा रहे हैं। इस लॉजिक में एआई पूरे गेम को दो हिस्सों में बांट देता है। एक खिलाड़ी होता है मैक्सिमाइजर, जिसका लक्ष्य होता है अपने यूटिलिटी स्कोर को ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमाइज करना। ठीक है। और जो दूसरा खिलाड़ी यानी ओपोनेंट होता है, एआई उसे मिनिमाइजर का टैग देता है। मिनिमाइजर का सोल पर्पस होता है मैक्सिमाइजर के स्कोर को कम से कम यानी मिनिमाइज करना। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इस प्रोसेस में एआई खुद कोई रैंडम फैसला नहीं लेता, बल्कि वो एक बहुत बड़ा गेम ट्री कंस्ट्रक्ट करता है। गेम ट्री? ये ट्री हर पॉसिबल मूव का एक हायरार्किकल चार्ट होता है। एआई बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। वो आखिरी पॉसिबल मूव से कैलकुलेट करना शुरू करता है और पीछे की तरफ आता है, ये देखते हुए कि अगर मैं ये मूव करूंगा तो मिनिमाइजर मुझे सबसे ज्यादा डैमेज कहां कर सकता है। सोर्स मटेरियल में पैकमैन गेम का एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल दिया गया था, जो इस मैकेनिज्म को बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। हाँ, पैकमैन का एग्जाम्पल बहुत एक्यूरेट है। हम आमतौर पर पैकमैन को एक सिंपल आर्केड गेम मानते हैं, पर उसके पीछे का एडवर्सेरियल सर्च ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए एक सिनेरियो है जहां पैकमैन के पास अभी 10 पॉइंट्स का बेस स्कोर है। ओके। उसकी स्क्रीन पर ठीक आगे एक बड़ी पावर पैलेट रखी है। रूल के हिसाब से अगर वो उस पैलेट को खाता है तो स्कोर में 8 पॉइंट्स जुड़ेंगे। एक नॉर्मल प्लेयर की नज़र में ये सबसे ऑब्वियस और बेस्ट मूव है। अगर यहाँ सिर्फ ए स्टार एल्गोरिदम लगाया जाता ना, तो वो तुरंत उस +8 वाले रास्ते पर चल पड़ता, क्योंकि वहाँ रिवॉर्ड सबसे क्लियर था। पर मिनीमैक्स एल्गोरिदम गेम ट्री को डेप्थ में एक्सप्लोर करता है। वो सिर्फ लेवल 1 यानी पैलेट खाने वाली मूव को इवैल्यूएट नहीं करता, वो लेवल 2 यानी ओपोनेंट के रिस्पॉन्स को भी देखता है। एग्जैक्टली, फोरसाइट लगाता है। एआई को अपने गेम ट्री से पता चलता है कि अगर पैकमैन उस +8 पैलेट की तरफ जाता है तो ठीक उसके बाद की टर्न में एक ऑप्टिमली प्रोग्राम किया गया भूत यानी मिनिमाइजर गोस्ट अपनी मूव चलेगा। और वो गोस्ट छोड़ेगा नहीं उसे। हाँ, और वो मिनिमाइजर उस एनवायरनमेंट के लेआउट का फायदा उठाकर पैकमैन को एक ऐसी डेड एंड गली में फंसा देगा जहां एस्केप पॉसिबल नहीं है। उस ट्रैप का यूटिलिटी स्कोर गेम में -10 पॉइंट सेट है। तो इफेक्टिवली उस +8 के रास्ते पर जाने का आखिरी नतीजा -10 है, जो कि एक फेटल लॉस है। और इसलिए मिनिमैक्स एल्गोरिदम बॉटम अप कैलकुलेट करते हुए पैकमैन को एक ऐसी मूव लेने पर मजबूर करता है जो देखने में बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव लगती है। पैकमैन अचानक उस पैलेट को छोड़कर उल्टा भागने लगता है। देखने में बेवकूफ़ी लगती है। हाँ, वो जानता है कि पैलेट की तरफ जाना एक ट्रैप है। उल्टा भागने पर उसको एक नॉर्मल गोस्ट एनकाउंटर होगा जिसका पेनल्टी स्कोर शायद सिर्फ -8 हो। वो कॉन्शियसली -8 का नुकसान स्वीकार कर लेता है ताकि वो -10 के गेम ओवर वाले डैमेज से बच सके। ये बहुत ब्रिलियंट मैकेनिज्म है। ये किसी रूल बेस्ड इफ देन स्टेटमेंट से नहीं हो रहा है। ये डायनामिकली गेम ट्री की मैथमेटिकली कैलकुलेटेड फोरसाइट का नतीजा है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन उस बिहेवियर को पैदा करती है जिसे हम इंटेलिजेंस समझते हैं। एआई एक इनएविटेबल हार को हैंडल कर रहा है और अपने मार्जिन ऑफ लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। डिफेंसिव खेल रहा है बेसिकली। हाँ,
डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। लेकिन देखिए, जब हम इन गेम ट्रीज को रियल वर्ल्ड या कॉम्प्लेक्स गेम्स में स्केल करते हैं तो एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आती है। एक सेकेंड, मुझे यहीं एक लॉजिक पे थोड़ा डाउट हो रहा है जो पुश बैक में देना चाहूंगी। हाँ, बताइए क्या डाउट है? पैकमैन या टिक टैक टो, ठीक है, वहां मूव्स लिमिटेड है, ट्री की डेप्थ ज्यादा बड़ी नहीं होती। पर अगर मैं इस सेम मिनिमैक्स लॉजिक को चेस जैसे गेम पर अप्लाई करने की कोशिश करूं। अच्छा, चेस के केस में? हाँ, चेस के बोर्ड पर एक चाल चलने के बाद हजारों नई सब ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं। फिर अगली चाल पर वो हजारों ब्रांचेस लाखों में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ हर एक ब्रांच को कैलकुलेट करना तो किसी भी कंप्यूटर के टाइम और पावर के लिए नामुमकिन होगा ना। आपने सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम पकड़ी है। ये समस्या दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड का सबसे बड़ा हेडेक रही है। मुझे लगा ही था। टेक्निकल टर्म्स में इस लिमिट को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है और इसे मैथमेटिकली ऑर्डर ऑफ b टू द पावर m यानी O ऑफ bm से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फॉर्मूला का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। यहाँ b का मतलब है ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर यानी कितनी मूव्स अवेलेबल हैं? हाँ, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर खिलाड़ी के पास ऑन एवरेज कितनी लीगल मूव्स अवेलेबल हैं। और m का मतलब है मैक्सिमम डेप्थ, यानी गेम खत्म होने तक टोटल कितनी टर्न्स चली जाएंगी। तो इस एक्सपोनेंशियल कर्व का विजुअल इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है चेस में? देखिए, चेस का एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर लगभग 35 होता है। ओके, 35। और एक टिपिकल प्रोफेशनल चेस गेम आराम से 100 प्लाइज यानी टर्न्स तक चलता है। अगर हम इसे मिनीमैक्स के फॉर्मूला में डालें तो नोड्स की संख्या होगी 35 की पावर 100। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर इतना बड़ा है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं ना, ये कंप्यूटेशन उनसे भी कई गुना ज्यादा है। दुनिया का सारा क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलाकर भी एक ऐसी गेम ट्री को कभी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मतलब इम्पॉसिबल है? हाँ, अगर सिर्फ स्टैंडर्ड मिनीमैक्स एल्गोरिदम पर डिपेंड रहें तो एआई अपनी पहली चाल चलने से पहले ही फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग इन्फिनिट लूप में फंस जाएगी। तो एक पॉइंट पर आकर रॉ कंप्यूटेशनल पावर मैथ्स से हार मान लेती है, तब एल्गोरिदम को हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना पड़ता होगा। और यहीं से शायद इस प्रॉब्लम का हल निकलता है जिसे अल्फा बीटा प्रूनिंग कहते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है कि एआई लिमिट्स में रहते हुए रिसोर्सेज को ऑप्टिमली मैनेज कैसे करता है। देखिए, अल्फा बीटा प्रूनिंग कोई नया बेस एल्गोरिदम नहीं है। नया एल्गोरिदम नहीं है तो क्या है? ये दरअसल मिनिमैक्स इंजन के ऊपर लगा हुआ एक एडवांस्ड फिल्टर या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। इसका मेन काम है गेम ट्री में से उन रास्तों या ब्रांचेस को प्रून करना, यानी उन्हें काटकर मेमोरी से डिलीट कर देना। प्रून करना जैसे पौधों की प्रूनिंग करते हैं? बिल्कुल वैसे ही। उन ब्रांचेस को प्रून करना जिनका फाइनल मैथमेटिकल आउटकम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एल्गोरिथम पहले ही पहचान लेता है कि आगे का रास्ता कंप्लीटली यूजलेस है। इस प्रूनिंग टेक्निक की वर्किंग थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है। इसमें ये अल्फा और बीटा टर्म्स एग्जैक्टली क्या ट्रैक कर रहे हैं? इन टर्म्स को गेम के कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल समझना आसान है। अल्फा दरअसल मैक्सिमाइजर खिलाड़ी का वो गारंटीड बेस्ट यूटिलिटी स्कोर है जो उसने ट्री में अब तक सिक्योर कर लिया है। यानी उसका वर्स्ट केस सिनेरियो में भी बेस्ट ऑप्शन। हाँ, ये उसका लोएस्ट एक्सेप्टेबल बेसलाइन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीटा मिनिमाइजर ओपोनेंट का वो गारंटीड बेस्ट स्कोर है जो वो सिक्योर कर चुका है, यानी वो मैक्सिमम डैमेज जो वो दे सकता है। ओके, समझ गया। जैसे जैसे एल्गोरिदम गेम ट्री में ब्रांचेस के अंदर नीचे उतरता है, वो हर नोड पर इन अल्फा और बीटा वैल्यूज को अपडेट और कंपेयर करता रहता है। इस कंपैरिजन का एक ही बेसिक रूल है, जिस भी नोड पर इवैल्यूएशन के दौरान अल्फा बीटा से बड़ा या उसके बराबर हो जाता है, एल्गोरिदम उस पूरी ब्रांच की आगे की इवैल्यूएशन तुरंत रोक देता है। इस मैथमेटिकल रूल को एक आम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में फ्रेम करके देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं मार्केट में एक नया टीवी खरीदने गई हूँ। अच्छा, बड़ा रिलेटेबल एग्जाम्पल है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट बजट और स्पेसिफिक फीचर्स ढूंढ रही हूँ। मैं एक दुकान के अंदर गई और काफी ढूंढने के बाद मुझे मेरी पसंद का एक मॉडल ठीक 50,000 रुपए में मिल गया। ओके, डन। ये 50,000 रुपए अब मेरा अल्फा बन गया है, यानी मेरा अब तक का सिक्योर्ड बेस्ट ऑप्शन। ओके। अगर मुझे इससे सस्ता और बढ़िया टीवी मिला तो ठीक, हाँ। वरना मेरे पास ये बैकअप रेडी है। बिल्कुल सही, सेट पॉइंट मिल गया आपको। अब मैं मार्केट में अगली दुकान पर जाती हूँ और दुकानदार मुझे पहला ही सेंटेंस बोलता है कि हमारे पास टीवी की स्टार्टिंग रेंज ही 70,000 रुपए से शुरू होती है। अब यहाँ पर बेसिकली कंप्यूटिंग लॉजिक लगता है। एग्जैक्टली। जैसे ही दुकानदार ने 70,000 बोला, ओह, ये प्राइस पॉइंट मेरे अल्फा यानी उस 50,000 की लिमिट से डायरेक्टली टकराता है।
उसकी बेस लिमिट मेरे बेस्ट ऑप्शन से बहुत ज्यादा है। तो आगे देखने का फायदा ही नहीं। वही तो लॉजिक कहता है कि उस दुकानदार की दुकान में चाहे और 500 मॉडल्स क्यों ना रखे हों, मैं उन्हें चेक करने में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं उस दुकान से बाहर आ जाऊंगी। परफेक्ट एनालॉजी। मैंने अपने दिमाग की कंप्यूटेशन सेव की और उन यूजलेस 500 मॉडल्स को अपनी प्रोसेसिंग मेमोरी से प्रून कर दिया। अल्फा बीटा प्रूनिंग का एआई लॉजिक क्या बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम करता है? एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर काम करता है। इंजन उन सारी सब ब्रांचेस को इवैल्यूएट करना बंद कर देता है जब उसको पता होता है कि ओपोनेंट कभी भी उस पर्टिकुलर पाथ पर आने ही नहीं देगा, क्योंकि वो पहले ही दूसरी ब्रांच में एक बेटर पोजीशन होल्ड करता है। टाइम और एनर्जी दोनों बच गई। और यही लॉजिक ना कोड में ट्रांसलेट होकर एक कॉम्पिटिशनल मिरेकल क्रिएट करता है। जब मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट्स अल्फा और बीटा आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इंजन रिजेक्टेड ऑप्शंस को प्रोसेस ही नहीं करता। इसका रियल इम्पैक्ट कितना होता होगा डेटा में? डेटा मैट्रिक्स दिखाते हैं कि एक परफेक्टली ऑर्डर्ड ट्री में अल्फा बीटा प्रूनिंग इस O ऑफ BM की इम्पॉसिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ड्रास्टिकली घटाकर ऑर्डर ऑफ B टू द पावर m/2 यानी O ऑफ BM2 तक ला सकती है। m/2 यानी डेप्थ आधी हो गई। हाँ, इस पावर का आइडिया आप इस नंबर से लगा सकती हैं कि अगर एक बेसिक चेस AI इंजन 4 प्लाइज यानी टोटल 4 टर्न्स आगे देखता है तो स्टैंडर्ड मिनिमैक्स लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख टर्मिनल नोड्स बनाता है। 10 लाख नोड्स सिर्फ 4 चाल आगे देखने के लिए? हाँ, लेकिन जब उसी इंजन में ऑप्टिमल अल्फा बीटा प्रूनिंग अप्लाई होती है तो वो उन 10 लाख की जगह सिर्फ 2000 नोड्स को कंप्यूट करता है। वाओ, ये एक बहुत ही बड़ा जंप है। 10 लाख कैलकुलेशंस की जगह इंजन सिर्फ 2000 स्पेसिफिक सिनेरियोज पर फोकस कर रहा है। ये लगभग 99.8% कंप्यूटेशंस की डायरेक्ट बचत है। और इसी स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से ही आज के मॉडर्न AI चेस इंजन्स जैसे स्टॉकफिश हो गया या गो गेम का मास्टर इंजन अल्फागो हो गया, वो इंसानी ग्रैंड मास्टर्स को हरा पाते हैं। तो ये रॉ पावर नहीं बल्कि स्मार्टनेस है। बिल्कुल, ये हार्डवेयर की ताकत से ज्यादा एल्गोरिदम की स्मार्टनेस है। इंजन इररेलेवेंट पॉसिबिलिटीज को कंप्लीटली इग्नोर करता है और सिर्फ डीपली क्रिटिकल ब्रांचेस पर अपनी सारी प्रोसेसिंग पावर लगा देता है। यही वजह है कि वो इंसानी एंटिसिपेशन से ज्यादा डीप कैलकुलेशन कर पाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे डिस्कशन की तीनों मेजर फेजेस को एक साथ सिंथेसाइज करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्किंग का एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चर सामने आता है मेरे ख्याल से। हाँ, एक क्लियर प्रोग्रेशन दिखता है। पहले लेवल पे हमारे पास A* एल्गोरिदम है जो एनवायरनमेंट्स को समझकर नेटवर्क पैकेट्स या NPCs के लिए सबसे शॉर्ट और ऑप्टिमल रूट ढूंढता है, राइट, अपने पास्ट कॉस्ट और फ्यूचर एस्टिमेट को बैलेंस करके। फिर दूसरे लेवल पर मिनिमैक्स एंटर करता है जो एक एक्टिव थ्रेट या ओपोनेंट को समझता है और गेम ट्रीज के जरिए सबसे वर्स्ट केस सिनेरियोज को डिफेंड करता है, जैसे हमने पैकमैन में देखा। बिल्कुल एडवर्सेरियल सेटिंग में। और आखिर में अल्फा बीटा प्रूनिंग उस मिनिमैक्स ब्रेन को ऑप्टिमाइज करती है, यूजलेस कैलकुलेशंस को हटाकर सिस्टम को रियल टाइम स्पीड और एक फीजिबिलिटी देती है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सर्च एल्गोरिदम्स और गेम ट्रीज सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाले वीडियो गेम्स तक सीमित नहीं है। असली दुनिया में भी इनका यूज है, राइट? गेम डिजाइन तो दरअसल इन मैथमेटिकल मॉडल्स को टेस्ट करने का सबसे सेफ ग्राउंड है। असली दुनिया में ये एल्गोरिदम्स हाई स्टेक्स रियल टाइम डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स का न्यूरल नेटवर्क हैं। जैसे फाइनेंस या डिफेंस में। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट्स में जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट्स होते हैं जो माइक्रो सेकंड्स में स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं, या ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन्स जो हॉस्टाइल एयर स्पेस में नेविगेट करते हैं, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स जो डायनेमिकली राउट तय करते हैं, वो सब इन्हीं प्रिंसिपल्स पर चल रहे हैं। ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं एल्गोरिथमिक प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। वो आगे की पॉसिबिलिटी देखते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो इवैल्यूएट करते हैं और खराब रास्तों को प्रून कर देते हैं। एक प्योर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जो कहीं ना कहीं इंसानी बिहेवियर को रेप्लिकेट ही नहीं बल्कि सरपास कर रहा है। बिल्कुल, सरपास कर रहा है। कॉम्पिटिशनली ये मशीन्स हर यूजलेस ब्रांच को डिस्कार्ड करके सिर्फ एक एब्सोल्यूट लॉजिकल ट्रूथ पर फोकस करती हैं। और जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और हमारा हार्डवेयर इंप्रूव हो रहा है, इन एल्गोरिदम्स का स्केल एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो आज के इस डीप डाइव को हम एक ऐसी सोच के साथ ख़त्म करते हैं जो एल्गोरिदम के मैथ से आगे बढ़कर उसके फ्यूचर इम्प्लिकेशंस तक जाती है। आज अल्फा बीटा प्रूनिंग और मिनिमैक्स ने एक क्लोज्ड बोर्ड गेम पर हर पॉसिबल मूव को इवैल्यूएट और ऑप्टिमाइज करना सीख लिया है।
पर जैसे जैसे एआई की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्या आने वाले वक्त में इंसानों के कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का भी एक मैथमेटिकली सॉल्व्ड स्टेट निकल आएगा? ये सच में एक काफी गहरा सवाल है। जब मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस नेगोशिएशंस चल रही हों या ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच जियोपॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हों, क्या एआई इंजन्स उन सिनेरियोज के हर वेरिएबल को ट्रैक करके पहले से डिक्लेयर कर देंगे कि इस सीरीज ऑफ एक्शंस का आखिरी नतीजा क्या होने वाला है और उसमें से प्रून्ड ब्रांचेस कौन सी हैं? और अगर ऐसी परफेक्टली कैलकुलेटेड मशीन्स हर फील्ड में आ गईं, जहां सब कुछ पहले से इवैल्यूएट हो सकता है, तो क्या सदियों से अहम मानी जाने वाली इंसानी इंट्यूशन, जिसे हम गट्स या इंस्टिंक्ट कहते हैं, क्या वो आखिर में एक बेकार और रिडंडेंट कॉन्सेप्ट बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर गौर कीजिएगा।